व्यूअर्स, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हर आन आपका हाफिज़ व नासिर हो, आपका होस्ट दाऊद ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज जो मेहमान मेरे पास तशरीफ़ फरमा हैं और जिनसे हम अभी थोड़ी देर में गुफ्तगू करने वाले हैं, पेशा के एतबार से डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, ऑपरेशन करते हैं और मुद्दत दराज से इंग्लिस्तान में मुकीम हैं। कई हस्पतालों में खिदमत बजा ला चुके हैं। आजकल रुखसत पे पाकिस्तान आए हुए थे। इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए मैंने इन्हें अपने प्रोग्राम में शामिल होने की दावत दी, जो इन्होंने कबूल की है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। आई एम ग्रेटफुल। डॉक्टर साहब का ताल्लुक़ यूँ तो फैसलाबाद से है, वहीं पंजाब मेडिकल कॉलेज से इन्होंने MBBS किया। बहुत पुरानी बात भी नहीं, 1987 में हाउस जॉब और इब्तदाई तौर पे मेडिकल ऑफिसर भी वहीं रहे। फिर इन्हें आला तालीम के हसूल का शौक़ बचपन से ही था। अब उस शौक़ को पूरा करने का मौका पैदा हुआ। चुनाचे ये 1989 में यानी 1989 में इंग्लिस्तान चले गए और एडम्बरा से इन्होंने FRCS का पहला पार्ट कामयाबी से मुकम्मल किया। फिर कुछ अर्सा पाकिस्तान में गुजारा और फिर दोबारा 1994 के आखिर में वहाँ जाकर FRCS की तकमील की और यूँ ये बाकायदा तौर पर एक सर्जन बन गए। इंग्लिस्तान में इनका गुज़रा हुआ वक्त मुख्तलिफ हस्पतालों में है। ज़्यादा वक्त स्कंथ्रोप जनरल हॉस्पिटल में, इसके बाद यॉर्क टीचिंग हॉस्पिटल में और आजकल लोकम कंसल्टेंट हैं सर्जरी में और ये लिंकन काउंटी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप यूँ तो सर्जन के तौर पर ही मारूफ हैं और एक आम आदमी ये समझता है कि आप हर किस्म का ऑपरेशन कर सकते हैं और शायद ये बात दुरुस्त भी होगी, लेकिन आपने जिक्र किया था कि आपने आंत के मसाइल और अमराज जो हैं और उसके लिए सर्जरी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस शोबे में ज़्यादा काम किया है और अब आप उसी शोबे के एक सर्जन की हैसियत में पहचाने जाते हैं। तो ये मेरा तासुर दुरुस्त है डॉक्टर साहब? पहली बात तो ये है कि बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने का। तो बिल्कुल ये बात है कि जनरल सर्जन होने के साथ साथ आजकल ट्रेंड यही है और मरीज़ों की अच्छे ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो सर्जन जो है उसकी एक स्पेशलिटी भी हो जिसमें वो स्पेशलिस्ट स्किल रखता हो। एक ज़माना था कि जनरल सर्जन सारे ऑपरेशन करते थे लेकिन उसमें परफेक्शन नहीं आती थी। वो जो रिजल्ट्स उस वक़्त आम बंदे को एक्सेप्टेबल थे, वो आज के ज़माने में वो नहीं है, क्योंकि आजकल एक बहुत ही सेंसिटिव दौर आ गया है और हम सब की एक्सपेक्टेशन है कि हमारा इलाज बेहतर तरीके से हो। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ,
लेकिन मैं अपने व्यूअर्स के फायदे के लिए जी ये सजेस्ट करूंगा कि चूंकि आप आंतों के अमराज के हवाले से जी, सर्जरी में ज़्यादा महारत रखते हैं, जी जी तो जब हम जिक्र करते हैं आंतों के अमराज का, हाँ जी तो क्या इसमें कैंसर भी शामिल है आंत का, बड़ी आंत का, या तो? बिल्कुल, आंतों का जो दूसरी बीमारियां तो होती हैं, लेकिन आंतों का कैंसर जो है वो आजकल पहले भी था, लेकिन जब से जो जितने भी टेस्ट करवाए जाते हैं आजकल, उनमें जो डिस्कवर हो रहा है, ये बीमारी भी आम हो रही है। यानी इसकी शरह बढ़ती जा रही है। पहले भी होगी, लेकिन अब जो आइडेंटिफिकेशन है या डायग्नोसिस वो हो रही है, जिसकी वजह से ये ज़रूरी है कि आंतों की बीमारियों का जल्दी जो है वो डायग्नोज हो सके, तशखीस हो सके और फिर उनका इलाज हो सके। डॉक्टर साहब, ये आपने आंतों की बीमारियों का जिक्र किया है। जी, आम आदमी को चूँकि एक तो तिब्बी मालूमात बहुत कम होती हैं, उसको पता भी नहीं होता कि मेरे अंदर क्या क्या तब्दीलियां आ रही हैं, तो क्या आप ऐसे लोगों की रहनुमाई के लिए बता सकेंगे कि आंतों की तकलीफ किस नौइयत की हो तो उन्हें फिक्र करना चाहिए और वो टेस्ट वेस्ट करवाने चाहिए, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे आपके साथ? जी। तो आंतों की वो क्या क्या तकालीफ हैं जो अगर खुदा न खास्ता हो जाए किसी को, तो उसको फिक्रमंद हो जाना चाहिए और सोचना चाहिए कि मुझे इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि जो आम आंतों की बीमारियां हैं जिन पे ज़्यादा तशखीस की ज़रूरत नहीं है, वो उसका ताल्लुक उम्र के साथ है। तो आम आदमी जो 50 साल से नीचे है, उसको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है उन जो मैं आपको बताने लगा हूँ सिम्टम्स की, क्योंकि उससे फिर फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ती है और लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है। 50 साल की उम्र के नीचे ज़्यादातर आंतड़ियों की बीमारियां जो हैं वो ज़्यादा तशवीशनाक नहीं होती, लेकिन 50 साल के बाद फिर एक ऐसी उम्र स्टार्ट होती है जब इस तरह की सूरत हाल हो जिसमें ये अलामतें ज़ाहिर हो, तो ये ज़रूरी है कि वो शख्स, वो पेशेंट, औरत हो या मर्द हो, वो जल्दी डॉक्टर को रजू करे। और ख़ास तौर पे ऐसी बीमारी जो कंटिन्यूसली जो सिम्टम्स आम ट्रीटमेंट से ना जाए और परसिस्ट करें। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये क्या क्या इलामात होती हैं जो खुदा न खास्ता किसी संगीन बीमारी की निशानदेही करती हैं? बिल्कुल सही है। एक आम हेल्दी आदमी 50 साल से ऊपर अगर वो चलते चलते थकना शुरू कर दे और सांस चढ़नी शुरू कर दे, तो सबसे पहले जो उसको करना चाहिए वो ब्लड टेस्ट करवाए, और उसमें जो मेन चीज़ देखने वाली है वो है कि उसका अनीमिया तो नहीं है। अनीमिया का मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन ब्लड लेवल्स लो तो नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है। और ज़्यादातर मरीज़ जिनको अर्ली एज में 50 और के बाद हाँ जी लगभग सांस चढ़ना शुरू हो जाए, ऐन मुमकिन है कि वो जिसको कहते हैं इनविजिबल ब्लीड कर रहे हों, उनका पखाने में जो ऐसा ब्लड आ रहा हो जो नज़र नहीं आता। और उसकी ख़ास निशानी ये है कि पखाने का रंग जो है वो डार्क भी हो सकता है, क्योंकि लाल हो तो नज़र आ जाएगा। डार्क पखाना जो है वो इस बात की निशानी है कि उसमें ब्लड शामिल है, मतलब उसमें ताज़ा खून नहीं है, ताज़ा नहीं है, लेकिन अंतड़ी के अंदर वो रिश्ता रहा है, कहीं थोड़ा बहुत रिश्ता पखाने में शामिल होता है, उसको डार्क कर देता है। तो उससे फिर जो हीमोग्लोबिन लेवल है एक आम आदमी का
13 से ऊपर होना चाहिए। वो अगर 10 और उससे नीचे है तो इसका ये मतलब 10 औरतों के लिए है या जनरली देखें नहीं, यंग जो फीमेल्स हैं उनका हीमोग्लोबिन लेवल लो दूसरी वजह से भी हो सकता है, उनके पीरियड्स और दूसरी, ठीक है, कुछ और वजूहात की बिना पे भी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि 50 साल के बाद जब वो उम्र गुजर जाती है तो फिर अगर अनीमिया इस तरह हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो आपने जो मैं समझ सका हूँ बात की कि पखाने में खून आ सकता है और रंगत उसकी सबसे बड़ी आजमाइश है। खुदा न खास्ता स्याही माइल रंगत हो तो फिक्र करना चाहिए। उसके अलावा ये मसलन कब्ज़ किसी को रहती है या खुदा न खास्ता असाल की तकलीफ है जिसको डायरिया आप कहते हैं, हाँ जी। दिन में कई बार जरूरत पड़ती है टॉयलेट जाने की, तो क्या ये इलामात हो तो भी फिक्र करना बिल्कुल, चाहिए? ये इलामात जो हैं ये भी कैंसर की निशानदही करते हैं। ख़ास तौर पे अगर जो है पखाना जो है पतला हो रहा है, उसको दिन में 3-3, 4-4 बार वो जा रहा है टॉयलेट में और उसको भूख कम हो रही है, पेट में दर्द रहती है, ये जो सिम्टम्स हैं अगर तो वो टेम्परेरी 1-2 हफ्ते के लिए हैं, आम ट्रीटमेंट से ठीक हो गई हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो अलामात जो हैं वो कंटिन्यूस रहें मोर देन 4 to 6 वीक तो फिर उसको तशवीश होनी चाहिए और वो डॉक्टर से रजू करके वो टेस्ट करवाना चाहिए उसको। डॉक्टर साहब, ये बाज़ लोगों को शिकायत होती है हवा उनके पेट में ज़्यादा पैदा होती है, तो क्या अगर बहुत ज़्यादा ये शिकायत हो जाए जी तो ये भी कोई कैंसर की इंडिकेशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। उसमें ख़ास तौर पे एक ऐसा मरीज़ जिसको पहले तो पखाना नॉर्मल आ रहा होता है, फिर बाद में अचानक कब्ज़ होनी शुरू हो गई, अच्छा, और फिर वो ब्लॉटेड फील करता है जिसको कहते हैं हवा भर जाती पेट बन जाती है जी। तो वो इस बात की भी निशानी होती है कि बाज़ का वो जो कैंसर जो ग्रो हो रहा है वो ब्लॉक कर रहा है, अच्छा। जो फ्लो को वो ब्लॉक कर रहा है। तो ख़ास तौर पे जो ये जो कैंसर जो हैं बावल के जो राइट साइड वाले कैंसर है वो उनकी निशानियों में वो एक तो एनीमिया और ये ब्लॉटेडनेस ज़्यादा है। और डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं। आम आदमी जिसको कुछ पता नहीं होता और मेडिकल साइंस से लाइलम है और उसको खुदा न खास्ता ये इलामात हो तो फौरी तौर पे डॉक्टर से रजू करना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी बात तो डॉक्टर से रब्ता है। बिल्कुल। तो ये डॉक्टर जो है ये किस स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बेसिकली ये तो फिजिशियंस होते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट फिजिशियन होते हैं, उनसे भी रिव्यू कर लेना चाहिए क्योंकि वो ही टेस्ट तजवीज़ कर सकते हैं। डायग्नोज करने के लिए उनकी भी जो लॉगरिथम जिसको कहते हैं 1 2 3 4 स्टेप्स जो हैं टेस्ट करवाने वाले वो करवाएंगे। फिर अगर वो उसमें कैंसर निकल आता है तो वो फिर जो कोलोरेक्टल सर्जन जो आंतरियों का स्पेशलिस्ट सर्जन है उसको रेफर कर सकते हैं। बाद में आएंगे। फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि किसी शख्स में ये एबनॉर्मल इलामात पैदा हुई, वो डॉक्टर के पास गया, अब डॉक्टर उसको जनरली कौन से टेस्ट रिकमेंड करेगा कि भाई ये करवा के आओ, मैं उनका रिजल्ट देखूंगा और फिर कोई राय दूंगा? वो कौन कौन से टेस्ट हैं? हाँ जी, अगर तो ब्लड टेस्ट नहीं हुआ तो आप ब्लड टेस्ट करवाएं, वो तो बेसिक चीज़ हो गई। अगर उसमें एनीमिया है तो एक टेस्ट होता है जिसमें जो मोशन को टेस्ट किया जाता है कि उसमें ब्लड तो नहीं है, ठीक है ना।
अगर ब्लड नहीं है तो ये अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है, लेकिन वो बात वहाँ तक ख़त्म नहीं होती। फिर उसके बाद अगर तो आंतड़ियों का एग्जामिनेशन के लिए कैमरे की फैसिलिटी, जिसको हम कोलोनोस्कोपी कहते हैं, वो अवेलेबल है तो वो ज़रूर करवानी चाहिए। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो 50, 55 और 60 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं। वो उनको ये कोलोनोस्कोपी इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड चॉइस फॉर इसके लिए, बड़ी आंत के लिए। डॉक्टर साहब, मैं वैसे अर्ज कर रहा हूँ, आप तो चूँकि इंग्लैंड में होते हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान के हालात से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है। आम तासुर ये होता है कि कोलोनोस्कोपी खुदा जाने कितना महंगा टेस्ट है जी, और कितना तकलीफ दे है, और उसमें कुछ थोड़ी सी एक एम्बैरसमेंट का एलिमेंट भी बाद लोग महसूस करते हैं कि डॉक्टर जिस्म के ऐसे हिस्से देखेगा जो आमतौर पे पर्दे में रखे जाते हैं। लेकिन मैं अपने मुशाहिदात की बुनियाद पे अर्ज कर रहा हूँ कि ये टेस्ट किसी भी सूरत में तकलीफ दे नहीं है, इसलिए कि उस टेस्ट से पहले आपको मुनासिब तौर पर सिडेट कर दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और आप उस तकलीफ को महसूस नहीं करते जो कैमरा पास करने की वजह से हो सकती है। दूसरी बात यह है कि ये टेस्ट इतना महंगा भी नहीं है। हमारे मुल्क में इस वक्त जो प्राइवेटली अगर ये टेस्ट करवाया जाए किसी अच्छे हॉस्पिटल से, तो इसके चार्जेस कम हो बेश 25,000 रुपये हैं। अगर किसी सरकारी अस्पताल में ये इंतज़ाम हो जाए तो हो सकता है वहाँ पे चार्जेस इससे भी बहुत कम हो। तो अगर 25,000 रुपया खर्च करने के बाद इंसान को ये इत्मीनान हो सकता है कि उसे खुदा न खास्ता ये बीमारी है या बसूरत दीगर नहीं है, ये इत्मीनान हो जाना बड़ी बात है। बड़ी बात है। बीमारी का अगर पता चल जाए फिर उसका इलाज तो है, फिर बाद में खर्चा कम होगा जी। और दूसरा, कोलोनोस्कोपी का सिर्फ ये रोल नहीं है कि सिर्फ डायग्नोस करे। हम जो छोटे कैंसर हैं ना, उनको कोलोनोस्कोपी के लिए रिमूव भी कर लेते हैं। पॉलिप्स जो होते हैं, जो पॉलिप एक शक्ल है ग्रोथ की जो एक ख़ास हद तक बिनाइन होती है, वो उसको अगर रिमूव कर दिया जाए तो कैंसर डेवलप ही नहीं होता है। तो इसलिए कोलोनोस्कोपी इसलिए गोल्ड स्टैंडर्ड है कि अगर कोई सिम्टम हो, कोलोनोस्कोपी आप अर्ली करवाएं और उसके दौरान जो स्पेशलिस्ट है एंडोस्कोपिस्ट, वो पॉलिप भी रिमूव कर देगा, छोटी ग्रोथ भी रिमूव हो जाती है और इन टाइम हो जाए फिर कैंसर होता ही नहीं है। डॉक्टर साहब, ये भी बताएं हमारे व्यूअर्स को कि इस तकलीफ में या इस तकलीफ की तशख़ीस के लिए सीटी स्कैन भी होता है? सीटी स्कैन इज़ ए सेकंड चॉइस। ज़ाहिर है अगर तो कोलोनोस्कोपी की सहूलत नहीं है तो फिर बिल्कुल ठीक है, एटलीस्ट सीटी स्कैन होना चाहिए। लेकिन सीटी स्कैन जो है वो उसमें छोटा कैंसर जो है वो मिस हो सकता है। अच्छा। तो दूसरा ये कि आजकल इंग्लैंड में मुझे इसका अंदाज़ा नहीं कि यहाँ वो फैसिलिटी है, एक एडवांस सीटी स्कैन, डिजिटल सीटी स्कैन, उसको सीटी क्लोनोग्राम भी कहते हैं। अच्छा। उसमें उन मरीज़ों के लिए जिनको तकलीफ़ का खदशा होता है या एम्बैरसमेंट का खदशा है, तो वो सीटी क्लोनोग्राम वो पता करें कि वहाँ होता है, वो सीटी स्कैन के ज़रिए वो उसको डिजिटली मैन्युफैक्चर करते हैं सारे इमेजेस को, वो उसके थ्रू वो सारी एग्जामिनेशन हो जाता है। सिर्फ उसका ये डिसएडवांटेज है कि अगर ग्रोथ या पॉलिप नज़र आया है वो बायोप्सी नहीं हो सकती, लेकिन उसके बाद अगर ये हो सकता है कि अगर ग्रोथ या पॉलिप नज़र आ गया है फिर उस मरीज़ को भी समझ आ जाती है कि मैं दूसरा टेस्ट लाजमी कराना है जो कोलोनोस्कोपी है, ताकि वो पॉलिप को रिमूव किया जा सके या अगर कैंसर है तो उसकी बायोप्सी की जा सके। डॉक्टर साहब, ये फरमाएं कि कोलोनोस्कोपी जो है ये कैंसर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ जी, इज़ इट ए श्योर टेस्ट? यकीनी टेस्ट है ये? अगर हो जाए और उसमें अगर बीमारी है तो सामने आ जाएगी? देखें जी, मिस आउट इज ऑलवेज देयर,
क्योंकि खोलन जो हमारी बड़ी आंत है, इट्स ए कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, इसमें फोल्ड्स होती हैं। फिर ये है कि स्टूल इटसेल्फ इज ए बिग हिंड्रेंस। ये ऐसे ही है कि जैसे आप फोग में कार कैसे चलाएंगे। ठीक। तो अच्छी कोलोनोस्कोपी के लिए, जो अशोर्ड कोलोनोस्कोपी के लिए एक ट्रेंड कोलोनोस्कोपिस्ट प्रॉपर होना चाहिए। ये रैंडमली शौकिया जो लोग कैमरा, वो इस मसले का हल नहीं है। उससे बेहतर आप सीटी का शौकिया भी लोग कैमरा लिए फिरते हैं ये वाला। बिल्कुल। देखें जो इंग्लैंड में जी जो रिजल्ट्स हैं वो ऑडिट होते हैं, उसमें हर एंडोस्कोपिस्ट का मिस आउट रेट रिकॉर्ड होता है और आपका कंप्लीशन रेट मीन कि आपने पूरी बड़ी आंत का मुआयना किया है, उसकी बाकायदा ऑडिट होती है। तो उस एंडोस्कोपिस्ट को अलाउ किया जाता है जिसका कंप्लीशन रेट, जो कंप्लीट कोलोनोस्कोपी रेट अबव 95% है। अच्छा। अगर इससे लो है तो उसको कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, आप दोबारा ट्रेनिंग के लिए जाएं। दूसरा, जो गुड कोलोनोस्कोपिस्ट, ही कैन आल्सो मिस आउट इन ए वे कि वो अगर प्रेपरेशन ठीक नहीं है और उसकी जो है कॉम्प्लेक्स किस्म की बावल है। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है हम ज़्यादा कोलोनोस्कोपी की टेक्निकलिटीज़ की तरफ जा रहे हैं और उसका शायद हमारे भी हाँ नहीं, वो मेरा मकसद यही है कि फायदा नहीं होगा उनको अच्छा एंडोस्कोपिस्ट यानी किसी क्वालिफाइड आदमी से, क्वालिफाइड ट्रेंड आदमी उसका चेक कर लें कि उसकी रेपुटेशन ठीक है, वो करता है। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता कैंसर हो जी तो टेस्ट के दौरान ही वो बायोप्सी ले लेते हैं? हाँ जी, कोलोनोस्कोपी में उसी वक्त बायोप्सी ले लेते हैं, फिर वो लेबॉर्ट्री से टेस्ट होकर हफ्ते में वापस आ जाता है रिजल्ट, और उसके बाद जो नेक्स्ट बाकी के टेस्ट हैं वो करवाने पड़ते हैं, जिसमें देखा जाता है कि कैंसर कहीं और तो नहीं बढ़ गया हुआ या लिवर में तो नहीं है। डॉक्टर साहब, इस वक्त हम अपनी बात को फिलहाल ख़त्म करते हैं। दोबारा मुलाकात करेंगे अल्लाह ताला ने चाहा, और फर्दर आपसे इस्तेफादा करेंगे, मालूम करेंगे कि कैंसर का इलाज क्या है, सर्जरी कैसे होती है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।